हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है कॉलेज नॉलेज केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हम क्वांटम केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको हम डिटेल में समझेंगे, क्या होता है, कैसे होता है ना, और इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, एप्लीकेशन पार्ट्स क्या क्या है। तो इससे पहले भी मैंने क्वांटम केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ, आप उस वीडियो लेक्चर को देख लें, आपको बहुत आसान होगा समझने में कोई भी टॉपिक को। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, जिसमें हम समझेंगे नाम में ही क्या है, अनसर्टेनिटी या फिर अनिश्चितता, मतलब कुछ भी चीज फिक्स नहीं है, उस पर बात करने वाला है। ठीक, तो हम इसको समझ लेते हैं पहले। तो हमारा चिर सम्मत यांत्रिकी या फिर इसको बोलेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, या फिर क्लासिकल केमिस्ट्री बोल देंगे। इसके अनुसार क्या बोला गया है, गति करते हुए किसी भी कण की स्थिति, देखो कोई भी, अगर हम पार्टिकल की बात करें, अगर गति कर रहा है, वो मोशन में है ना, तब उसकी स्थिति मतलब पोजीशन, इसको उसकी स्थिति मतलब पोजीशन, और संवेग मतलब मोमेंटम, मोमेंटम। तो किसी भी जो गति करते हुए किसी भी कण की हम संवेग और स्थिति मतलब मोमेंटम और पोजीशंस का सही सही निर्धारण कर सकते हैं, ऐसा बोला है क्लासिकल मैकेनिक्स में। किंतु हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे सूक्ष्म पार्टिकल, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, इनके लिए ये जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह जो बोला गया है कि किसी भी कण की पोजीशन और स्थिति या फिर जो क्या बोलेंगे मोमेंटम, संवेग का निर्धारण किया जा सकता है, मतलब सही सही अनुमान लगाया जा सकता है, वो पॉसिबल नहीं है अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे माइक्रो पार्टिकल्स की बात करें, सूक्ष्म कणों की बात करें तो, ठीक है, यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो किसी कण के लिए सभी प्रेक्षण विद्युत चुंबकीय विकिरणों या फोटोन के टकराने से ज्ञात होता है। अब देखो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं होता है कि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का निकालें तो स्थिति और उसका संवेग, या फिर इसको इंग्लिश में बोलें तो पोजीशन और मोमेंटम को हम सही निर्धारण नहीं कर सकते। रीजन यही है कि अगर हम बोलेंगे यहाँ पर कोई बड़ा पार्टिकल है ना, एक बड़ा पार्टिकल है हमारे पास, इस पे अगर कोई लाइट टकराता है, कोई भी रेडिएशन का लाइट आता है इस पे, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं ना, हमने पढ़ा भी है इसको, किसमें, प्लांक रेडिएशन लॉ में हमने पढ़ा है, जो लाइट फोटोन आ रहा है वो अगर इसमें टकराता है इस बड़े पार्टिकल्स में, तो इसके कोई ज्यादा इफेक्ट इस पे नहीं होता है, नॉर्मल जो एब्जॉर्ब करता है लाइट को रिलीज करता है। बट हम इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म पार्टिकल्स की बात करें, है ना, वो बहुत छोटा पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं। अगर इस पे कोई रेडिएशन आ रहा है या फिर कोई फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रेडिएशन को ही हमने फोटॉन्स के फॉर्म में समझे, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, अगर इसमें रेडिएशंस आता है कि कोई फोटॉन्स इसके साथ टकराता है, तो ये बहुत छोटे होने की वजह से, बहुत छोटा होने की वजह से ये पार्टिकल्स अपने फिक्स पोजीशंस पे नहीं रहता है, उसका पोजीशंस क्या होते रहता है, चेंज होता है, क्योंकि इतना छोटा स्मॉल पार्टिकल होने की वजह से लाइट के जो फोटॉन्स हो रहे हैं, लाइट के जो रेडिएशन है, उससे भी ये इफेक्ट इसका हो रहा है, उसको इफेक्ट होता है, इसके वजह से उसकी स्थिति और मोमेंटम में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, तो उसके पोजीशन और मोमेंटम में परिवर्तन होता है। ठीक, समझ में आ गया। देखो इसी को लिखो, स्थूल कण मतलब मैक्रो पार्टिकल्स, मतलब बड़ा पार्टिकल्स से फोटोन टकराने के पश्चात उनकी स्थिति एवं संवेग में परिवर्तन नहीं होता, किंतु इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों से फोटोन टकराने पर उनकी स्थिति एवं संवेग में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटा पार्टिकल्स है। हम अगर देखते भी हैं साइज, तो 10⁻⁻19, 10⁻31 के फॉर्म में होता है, साइज बहुत छोटा होता है। तो साइज अगर छोटा है तो सिंपल सी बात है, कोई भी रेडिएशन आकर उस पर टकराता है तो वो रेडिएशन की वजह से उसका स्थिति, उसका पोजीशन फिक्स नहीं रह पाता, और साथ ही साथ उसमें मोमेंटम जनरेट हो जाता है, संवेग जनरेट हो जाता है, वो भी फिक्स नहीं रह पाता। तो इसीलिए बोला गया है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी सूक्ष्म पार्टिकल्स पे, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति और संवेग का निर्धारण करना, फिक्स बता पाना मुश्किल है, यही कहलाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता, क्योंकि अनिश्चित है उसके स्थिति और पोजीशन, स्थिति और मोमेंटम। ठीक, तो देखो इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की तरंग प्रकृति के कारण उनकी स्थिति का, संवेग का सही सही निर्धारण करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, वेव नेचर होने की वजह से भी है, और साथ में जो मैंने ऊपर बताया फोटोन को टकराने पे। ठीक, इसी आधार पर 1927 में जर्मन भौतिक शास्त्री कौन थे, हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोलता है, डेफिनेशन में आपको इसी को लिखना है, जो मैंने ऊपर में लिखा है वो नॉर्मल है ना, आपको डेफिनेशन में इसको लिखना है कि किसी गतिशील सूक्ष्म कण, आप देखो यहाँ पे सूक्ष्म कण या फिर माइक्रो पार्टिकल्स लिखना नहीं भूलेंगे, हम किसी भी कण की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कण हम बोलेंगे तो एक बड़ा पार्टिकल भी हो सकता है, एक छोटा पार्टिकल भी हो सकता है, तो हम सूक्ष्म कण की बात कर रहे हैं, है ना, तो माइक्रो पार्टिकल्स आपको लिखना ही लिखना है। तो किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति, जो कि पोजीशन, संवेग मतलब मोमेंटम का एक ही क्षण पर
परिशुद्धता पूर्वक मतलब प्रिसाइजली निर्धारण करना असंभव होता है, संभव नहीं होता है या फिर असंभव होता है। यदि किसी एक को निश्चितता से निर्धारण कर लिया जाए तो दूसरे का निर्धारण में निश्चितता बढ़ जाती है। देखो तो किसी भी जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, सूक्ष्म कण की किसी एक टाइम पे, एक क्षण पे, एक ही समय पे स्थिति और उसका मोमेंटम, स्थिति और संवेग का निर्धारण करना असंभव है। अगर हम किसी एक को कर भी ले, अगर किसी एक को अलग अलग पैरामीटर्स का यूज करके हम स्थिति को फिक्स कर देंगे तो हम मोमेंटम को फिक्स नहीं कर पाएंगे। अगर मोमेंटम को फिक्स कर देंगे तो हम स्थिति या फिर पोजीशंस को फिक्स नहीं कर पाएंगे। मतलब एक ना एक तो इसमें से आपका अनिश्चितता रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगा उस पॉइंट पे। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब इसी को ही उसने क्या किया है, एक इक्वेशंस के फॉर्म में बताया जिसको हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशंस बोलते हैं। तो हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति में अनिश्चितता, अब देखो एक्स को क्या माना है, उसका पोजीशन मान रहे हैं, मान लेते हैं एक्स को हम पोजीशंस मान रहे हैं, स्थिति बोल रहे हैं, तो डेल्टा एक्स को हम क्या बोल रहे हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो इसी को स्थिति में अनिश्चितता, मतलब जो एक्स तो पोजीशन है उसका, डेल्टा एक्स मतलब चेंज हो रहा है, उसकी स्थिति में जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, वो कहलाता है डेल्टा एक्स। सेम वैसी अगर पी को हम मोमेंटम मान के चलते हैं, संवेग मान के चलते हैं, तो डेल्टा पी को क्या मानेंगे, अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता। यहाँ पे जैसे लिखा है संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी है और स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है। मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी का गुणनफल का प्रोडक्ट जो करेंगे तो एक स्थिरांक h बाई 4 पाई के तुल्य या उससे अधिक होता है, ये बोला है। तो इसको समझ लेते हैं क्या बोला है वो। तो अगर मल्टीप्लाई करना है डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी मोमेंटम में अनिश्चितता का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट का गुणा कर देते हैं ना, तो इसमें क्या होता है बोला वो, या तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा या कम, इक्वल होगा किसके, h बाई 4 पाई के। आया समझ में, समझते हैं, सिंपल सा है। स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स और इसका प्रोडक्ट करेंगे डेल्टा पी के साथ मोमेंटम में अनिश्चितता, तो इसका जो वैल्यू है वो दोनों का जो प्रोडक्ट का वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा किससे, h बाई 4 पाई से। ये वाला इक्वेशन क्या दिया है, हाइजेनबर्ग ने दिया है, अनसर्टेनिटी को दिया है। तो अगर आप इसमें डेल्टा एक्स को फिक्स करेंगे तो डेल्टा पी में अनिश्चितता आ जाएगी, मतलब ये जो h बाई 4 पाई का जो वैल्यू है ना, इससे ज्यादा ही या फिर इक्वल आएगा। आप चाहे एक को फिक्स करोगे तो एक का वैल्यू बढ़ जाएगा, एक का वैल्यू कम करोगे तो एक का वैल्यू बढ़ जाएगा, चाहे इसका वैल्यू कम करो चाहे उसका वैल्यू कम करो, ओवरऑल क्या होगा, स्थिति में अनिश्चितता बनी रहेगी और जिसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल आएगा आपका h बाई 4 पाई का। तो ये आपका कहलाता है अनसर्टेनिटी समीकरण। गणितीय रूप में इसे निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है, लिखा है ना यहाँ पे। अब अगर हम मोमेंटम की बात करें तो आपको P इज इक्वल टू पता है, P क्या होता है, मोमेंटम, जो कि होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी। m क्या है, मास, v क्या है आपका वेलोसिटी। मास मतलब बोलेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया आपका, और v मतलब वेलोसिटी मतलब वेग हो गया, है ना। तो इसको हम मास तो फिक्स होता है तो मास को नहीं लिखेंगे, v क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी में अनिश्चितता आ जाएगी, वेलोसिटी या फिर वेग में अनिश्चितता, क्योंकि मास तो फिक्स है तो डेल्टा v लिखेंगे ना। ये क्या कहलाएगा, इस क्या वेग में अनिश्चितता, डेल्टा v क्या कहलाएगा, वेग में अनिश्चितता, ठीक है, अनिश्चितता या फिर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो p की जगह, डेल्टा p की जगह, तो देखो डेल्टा p लिखेंगे, डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v लिखेंगे, तो डेल्टा p की जगह हम क्या रख देंगे, m डेल्टा v, तो डेल्टा x मल्टीप्लाइड m डेल्टा v, ये भी इक्वल टू या ग्रेटर देन होगा h बाई 4 पाई से। तो ये भी एक इक्वेशन होता है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। क्वेश्चन जैसा भी आएगा, चाहे आप मोमेंटम निकालने की बात करेंगे तो इस वैल्यू को निकालेंगे, डेल्टा पी को निकालेंगे, अगर वेलोसिटी में वेग में अनिश्चितता बोलेंगे तो डेल्टा वी को निकालेंगे, उस केस में आपको मास का वैल्यू भी पुट करना होगा, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन अब न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो हम इसको इक्वल लेके चलते हैं ना, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी लिख देते हैं और इक्वल h बाई 4 पाई लेके हम सॉल्व करते हैं। चाहे हमें अब पूछा जाए वेग में अनिश्चितता पूछा जाए तो डेल्टा v का वैल्यू निकालेंगे, स्थिति में अनिश्चितता पूछा डेल्टा x का वैल्यू निकालेंगे। तो इस फॉर्म में हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वल लेके चलते हैं h बाई 4 पाई के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन में लिखना किसको है, ये दोनों को लिखना है आपको। अगर आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछा जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम देख लेते हैं जहां पर, ये तो पता है जहां तक h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, सबको पता है ना, h क्या है हमारा प्लांक कांस्टेंट, प्लांक की स्थिरांक बोलेंगे, और p और x तो मैंने ऐसे भी बता ही दिया है। तो अब हम देख लेते हैं अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या क्या है, 2-3 पॉइंट्स आप यहाँ लिख देंगे, एप्लीकेशंस ऑफ
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले बोर का जो परमाणु मॉडल हमने पढ़ते हैं उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं के स्थान पर नाभिक के चारों ओर त्रिविम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का धारणा का जन्म हो। कैसे देखो, बोर ने क्या बोला है, बोर बोला है कि ये हमारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास ये अलग अलग सेल्स होते हैं, है ना, इसी सेल्स में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बोला। लेकिन हमने अभी देखा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन एक फिक्स नहीं, उसका पोजीशन फिक्स नहीं है। तो पोजीशन फिक्स नहीं है तो यहाँ पर अगर न्यूक्लियस है ये पोजीशन और उसका स्थिति भी फिक्स नहीं है, उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, साथ में उसका मोमेंटम फिक्स नहीं है, संवेग फिक्स नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा जरूरी नहीं कि सर्कल में ही घूमेगा, वो अलग अलग जगह पर भी मिल सकता है इलेक्ट्रॉन। बस ये है कि वो न्यूक्लियस के आसपास उसके पाए जाने की संभावनाएं रहेंगी। कहाँ हो सकता है, ये सब डॉट डॉट मैंने क्या बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन की ना तो स्थिति फिक्स है, ना संवेग फिक्स है, ना पोजीशन फिक्स है, ना मोमेंटम फिक्स है। तो न्यूक्लियस के आसपास तो रहेगा, पाए जाने की संभावनाएं रहेंगी, बट ऐसा नहीं है जैसे बोर के परमाणु मॉडल ने बोला था कि पूरे एक सर्कल में एक फिक्स वैल्यू में ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ठीक, तो अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर यह समझाया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, नाभिक में तो नहीं रह सकता, है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता, उसके आसपास पाए जाने की उसकी संभावनाएं होती है, प्रायिकता होती है। इस सिद्धांत की सहायता से परमाणु द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति के मापन में भी यथार्थता की सीमा ज्ञात की जा सकती है। इसमें हम किसी एटम के द्वारा जो लाइट रेडिएशन इमिट करता है ना, उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति को मापने में भी थोड़ा हम इससे कुछ हमारे लिए आसान हो सकता है, ऐसा बोला है। तो 2-3 पॉइंट आप याद रख देंगे, अनिश्चित सिद्धांत के अनुप्रयोग और एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला जाए हाइजेनबर्ग का तो, और आपको नॉर्मल तो ये लिखना ही है ना, डेफिनेशन लिख लेना है, ऊपर का जो 2-3 लाइंस लिख देना है, और ये डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई वाले टर्म्स को लिख करके आपको इजीली आप इसको डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वांटम केमिस्ट्री के एक नया टॉपिक लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।